पहले तो मैं ये बताऊँगी कि मैंने और भी कुछ पहले स्टार्टिंग में इंस्टीट्यूट्स जॉइन किए थे, लेकिन मुझे बहुत चीज़ें समझ में नहीं आती थी वहाँ पे। इसके बाद आपने अप्लाई कैसे किया वो आप मुझे बताओगे कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में? अब जिस तरह से आंसर करते हो, जिस तरह से आप सोच पाते हो, जो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है वो आप सोच पाते हो, कौन सी टेक्निक्स कहाँ पे यूज़ होती है, बस आप इतना समझ पाते हो। तो प्राची, अब आपने अप्लाई कर दिया, आपने सबमिट कर दिया अपना एप्लीकेशन फॉर्म, फिर आपको कितने दिनों में आ गया था कि यू आर सिलेक्टेड फॉर द इंटरव्यू? हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। मेरे साथ जुड़ी है मेरी एक स्टूडेंट जिनका नाम प्राची है। उन्होंने इस बार सीएसआई नेट और गेट एग्जाम दोनों ही क्लियर किए हैं। इन्होंने इस बार 3 इंस्टीट्यूट में पीएचडी इंटरव्यू क्रैक किया है और उनका 3 इंस्टीट्यूट में सिलेक्शन हो गया फॉर पीएचडी। एक है आईआईटी हैदराबाद, दूसरा है दिल्ली यूनिवर्सिटी और तीसरा है एनसीसीएस। तो प्राची, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस एंड वेलकम टू बंसल बायोलॉजी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। सो प्राची, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपने सोच रखा था कि पीएचडी करनी है? मैम पहले तो मेरा ऐसा नहीं था, क्योंकि मेरा जो मास्टर्स था वो एक्चुअली लंदन से था। अच्छा। मैंने उसके बाद भी काम भी किया है, बट इट वाज इन क्लिनिकल सेटिंग। तो मैंने कभी रिसर्च में कभी काम नहीं किया, क्योंकि मेरा जो मास्टर्स भी था वो कोविड के टाइम पे था। तो आप समझ ही सकते हो कि एक्सपेरिमेंट नहीं मिले, कुछ एक्सपीरियंस नहीं मिला। बट उसके बाद ऐसा हुआ कि इंडिया वापस आना है, और हुआ ऐसा कि पीएचडी करना इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर मी। तो उसके बाद मैंने फिर सीएसआईआर की प्रिपरेशन शुरू की, एंड देन आफ्टर स्लोली थिंग्स फेल इन प्लेस। अच्छा, तो ये चीज आपने मुझे बताई है कि आपकी मास्टर्स इंडिया से नहीं हुई है, आपकी मास्टर्स लंदन से हुई है। मतलब आप लंदन रहते थे, यस राइट? तो इसमें मैं आपसे ये भी जी पूछना मैम। चाहूंगी कि यहाँ की जो पढ़ाई है, आपने यहाँ से पढ़ाई तो करी होगी कुछ ना कुछ, यहाँ की पढ़ाई और वहाँ की पढ़ाई में आपको फर्क क्या लगा? मैम बहुत डिफरेंस है वैसे तो, क्योंकि मेरा जो बैचलर्स था इट वाज इन बी वॉक, बैचलर्स ऑफ वोकेशन में था। मेरा जो कन्वेंशनल बीएससी होता है वैसा नहीं था, और उसमें स्पेसिफिक टॉपिक्स केमिस्ट्री से रिलेटेड ज़्यादा थे, केमिस्ट्री और फार्मास्यूटिकल साइंसेस। सो चेंजिंग इट टू न्यूरो साइंस, जो जिसमें मेरा मास्टर्स था, वो बहुत डिफरेंस था उसमें, क्योंकि मेरा लाइफ साइंस में ज़्यादा कोई था नहीं स्टडीज पहले की। सो इट वाज डेफिनेटली वेरी डिफरेंट, और उसका जो स्ट्रक्चर भी था इट वाज वेरी डिफरेंट। इट वाज मोर रिसर्च फोकस्ड, कि आपका एप्टीट्यूड आपको डेवलप करे कि कैसे रिसर्च प्रपोजल्स बनाते हैं, कैसे सोचते हैं एज अ रिसर्चर। तो इट वाज डेफिनेटली अ गुड एक्सपीरियंस फॉर मी, बट इट वाज वेरी शॉर्ट, क्योंकि 1 ईयर था और कोविड का टाइम था, सो एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं मिला, बट अदरवाइज इट वाज वेरी डिफरेंट। सो आपने ये कैसे सोचा प्राची कि अब आपको सीएसआई नेट देना और गेट देना है, ये कैसे दिमाग में आया? मैम जब मैं वहाँ पे थी तब मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा अलग अलग डाइवर्स फील्ड्स में था। मतलब न्यूरो साइंस में तो फिर भी था, बट अलग अलग चीज़ें होती है न्यूरो साइंस में भी, सो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा था। और वहाँ पे कैसा होता है कि आपको डायरेक्टली टॉपिक में ही डेप्थ में घुस जाना होता है, जैसे भी आप पीएचडी स्टार्ट करें। फिर सोचा कि क्योंकि इंडिया एटलीस्ट इनिशियल टाइम में आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लोरेशन का मौका देता है, मैंने सोचा कि इंडिया के बेस्ट रहेगा कि इंडिया से करूँ मैं। मेरे कुछ क्लासमेट्स थे बैचलर्स के टाइम पे, उन्होंने मुझे कहा कि ऐसे सीएसआईआर करके होती है एग्जाम, जिसके पास करने के बाद आपको अपनी फेलोशिप मिलती है और आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो इंडिया में। सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर सीएसआईआर नेट। ओके। और प्राची, आप बंसल बायोलॉजी पे डीएनए बैच के साथ जुड़े हुए थे, राइट? तो आपको बंसल बायोलॉजी के बारे में Yes. कैसे पता चला और बंसल बायोलॉजी से जुड़ने का कैसे मन किया? मैम पहले तो मैं ये बताऊंगी कि मैंने और भी कुछ पहले स्टार्टिंग में इंस्टीट्यूट्स ज्वाइन किए थे, लेकिन मुझे बहुत चीज़ें समझ में नहीं आती थी वहाँ पे। अच्छा। क्योंकि वो बहुत ही मतलब स्पेसिफिक चीज़ों में, मतलब डिप में चले जाते थे, लेकिन आपको ब्रॉड पर्सपेक्टिव भी आपको समझ में नहीं आएगा। और स्पेशली मेरा जब बैकग्राउंड ही बायोलॉजी में नहीं था, तो मुझे चीज़ें समझ में नहीं आती थी। फिर मैंने यूट्यूब पर आपके वीडियोस देखे, तो इट वाज अ लॉट मोर सिंपलर टू अंडरस्टैंड। जो कॉम्प्लेक्सिटी थी वो बहुत ही मतलब आसान तरीके से आप समझा पाते थे। मुझे समझ में आता था कि अच्छा ऐसे ऐसे होता है, कभी समझ में ही नहीं आया तो मुझे। तो फिर मैंने सोचा कि आपसे आपका कोर्स ले लेती हूँ, पेड कोर्स, एंड देन आई कैन जस्ट गेट अलॉन्ग विद दैट। ओके प्राची, तो अब हम सीएसआई और गेट की बातें नहीं करते, हम डायरेक्ट चलते हैं पीएचडी की तरफ, क्योंकि उसमें ना स्टूडेंट्स को बहुत डाउट होते हैं। तो मैं सबसे पहले तो आपसे ये पूछना चाहूंगी, आपने कैसे सोचा कि आपको किस किस इंस्टीट्यूट में अप्लाई करना है? क्या थॉट था आपका? मेरा इतना इंस्टीट्यूट का बेस तो नहीं था, लेकिन मैंने स्टार्टिंग में मुझे ये पता करना था कि मुझे एक्चुअली में इंटरेस्ट क्या है और मैं कहाँ वो चीज़ें ढंग से होती है। जैसे कि मेरा इंटरेस्ट स्टेम सेल रिसर्च में बहुत था, और थोड़ा बहुत ऐसा था कि थोड़ा बहुत अगर न्यूरो साइंस अगर उसमें एज एन एलिमेंट हो तो अच्छा है, बट ऐसा मतलब ज़रूरी नहीं था। स्पेसिफिकली मेरा स्टेम सेल में फोकस था। तो मैंने ऐसे इंस्टीट्यूट को टारगेट किया। पहले तो ऐसा लिस्ट बनाई कि कौन से इंस्टीट्यूट में अच्छे से स्टेम सेल पर रिसर्च होती है। उसमें ही बहुत सारे अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट निकल कर आए।
आफ्टर क्लियरिंग CSIR मैंने वहाँ पे अप्लाई किया एंड देन आफ्टर इंटरव्यूज हुए। उस तरह से आपको सिलेक्ट गाइड के हिसाब से भी आपको सिलेक्ट करना होता है कि कौन सा एग्जैक्ट टॉपिक को टच करते हैं, ये सारी चीज़ें देखनी होती है। तो उसी तरह से मैंने बस गाइड को देखा, इंस्टीट्यूट कैसा है कैसा नहीं है, उसमें कैसी रिसर्च होती है, और उसके हिसाब से मैंने अप्लाई कर दिया। इसी में मेरा एक क्वेश्चन ये भी आता है, मुझसे जनरली स्टूडेंट यही बोलते हैं, मैं सबसे पहले उनसे ये पूछती हूँ कि अपनी सोचो कि तुम्हें किस में इंटरेस्ट है। तो स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं मैम कैसे पता चलेगा किस में इंटरेस्ट है। अब मैं आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ कि किसी स्टूडेंट ने रिसर्च नहीं की, उसे कोई बैकग्राउंड ही नहीं है, मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आपके साथ बात कर रही हूँ। तो वो बोल रहे हैं कि मैम हमें समझ ही नहीं आ रहा कि रिसर्च पता कैसे चलेगी हमें कि हमें किस में इंटरेस्ट है। दूसरी चीज मैम, इतने सारे इंस्टीट्यूट्स है, उसमें से हम कैसे पता लगाएं कि ये स्पेसिफिक रिसर्च उसी इंस्टीट्यूट में चल रही है। सो ये दो क्वेश्चन के आप जवाब दीजिए। रिसर्च का इंटरेस्ट का क्या है मैम कि मतलब बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो इंटरडिसिप्लिनरी होते हैं। हो सकता है कि आपको किसी को इम्यूनोलॉजी भी पसंद हो और हार्ट से रिलेटेड चीज़ें भी पसंद हो, तो ऐसे हो सकता है कि आप हार्ट को और इम्यूनोलॉजी को कंबाइन करके कुछ रिसर्च करें। तो आपको हल्का फुल्का भी अगर आइडिया है कि मुझे ये मतलब मुझे तो जैसे CSIR के टाइम मतलब जिस CSIR के टाइम पढ़ते पढ़ते ही समझ आ गया था कि ये मुझे ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट है। तो वही होता है कि आपको थोड़ा बहुत भी अगर ऐसा आइडिया है तो उसके बारे में आप थोड़ा ज़्यादा पढ़िए कि इसमें क्या क्या होता है, करंट जो पेपर्स है आर्टिकल्स है वो देखिए कि क्या क्या होता है, आपको इसमें क्या इंटरेस्टिंग लग रहा है। उसमें ये भी आपको देखना होता है कि आपकी स्किल्स क्या क्या डेवलप होती है, क्योंकि जो ऑन डिमांड स्किल्स होती है वो भी बहुत ही इफेक्टिव होती है, क्योंकि हो सकता है कि कुछ आप रिसर्च कर रहे हैं लेकिन उसमें आपकी स्किल्स डेवलप ना हो रही है, तो उसके फ्यूचर का कोई स्कोप ज़्यादा नहीं रहता फिर। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और जो सॉरी दूसरा क्वेश्चन क्या था? दूसरा था कि इतने सारे इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में, तो कैसे पता चलेगा वहां पर स्पेसिफिक रिसर्च हो रही है। ओके मैम, ऑनेस्टली मैंने तो ये काफ़ी कुछ गूगल और चैट जीपीटी से ही मैंने लिस्ट निकाली थी, फिर सारे सारे जो इंस्टीट्यूट्स देखे मैंने उसमें जाकर देखा, मतलब उसमें से तो लिस्ट ही निकाली लेकिन उसमें जा जाकर भी फिर देखा अंदर से कि क्या क्या एग्जैक्टली होता है, कैसे होता है, जो डेप्थ में देखना होता है हमें। तो वही है कि आपको जो इंस्टीट्यूट्स की लिस्ट है वो तो आराम से मिल जाती है, कहीं से भी आप गूगल भी कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इन इंस्टीट्यूट्स में ऐसी ऐसी रिसर्च ज़्यादा होती है। उसके बाद आप प्रोफेसर्स की प्रोफाइल देखिए कि वो क्या क्या उनको क्या क्या इंटरेस्ट है, वो क्या क्या करते हैं, क्या क्या मेथड्स यूज़ करते हैं, क्या मॉडल्स यूज़ करते हैं, उसके हिसाब से फिर आप अप्लाई कर सकते हैं उसमें। ओके, चैट जीपीटी ने आजकल ये रिसर्च वैसे भी काफी इजी कर दी है स्टूडेंट्स के लिए, यस सर्च कर यस। सकते हैं। सो अब ठीक है, हमने इंस्टीट्यूट सर्च कर लिया, हमने सब कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद आपने अप्लाई कैसे किया वो आप मुझे बताओगे कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स पे। मतलब वही होता है कि डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में भी अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं जो आपकी रिसर्च से मैच करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने फॉर एग्जांपल IIT हैदराबाद की बात करूँ तो उसमें बायोटेक्नोलॉजी में भी हो सकता है कि स्टेम सेल रिसर्च हो, बायोमेडिकल में भी था जिसमें स्टेम सेल रिसर्च थी। तो मैंने तो यही कहा कि जहाँ जहाँ पे अच्छा मुझे लग रहा है कि ऐसा हो कि अगर मेरा हो जाता है तो आई वुड बी हैप्पी टू गो इन टू दैट, तो मैंने वहाँ वहाँ पे अप्लाई कर लिया था। एप्लीकेशन प्रोसेस तो जनरली सिंपल होती है, कुछ कुछ जगह पे SOP भी हल्का फुल्का मांगते हैं, लाइक शॉर्ट SOP टाइप्स की, उसमें आपका इंटरेस्ट क्या है आपको दिखाना होता है, और आपका जो रिसर्च इंटरेस्ट है वो वहाँ के प्रोफेसर से कैसे अलाइन करता है, ये सारा आपको दिखाना होता है, आपको लिख के दिखाना होता है। वही इसी तरह से आपको अप्लाई करना होता है। कुछ कुछ जगह पे रिसर्च प्रपोजल भी मांगता है विच यू हैव टू ड्राफ्ट अकॉर्डिंगली कि कहाँ पे कैसा है। तो मैंने तो ऑलरेडी 4-5 तो ऐसे ही रिसर्च प्रपोजल ही बना दिए थे, क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग जो प्रोफेसर है उनके इंटरेस्ट होते हैं। उसके हिसाब से आपको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा और आपको उस हिसाब से ड्राफ्ट करने पड़ते हैं रिसर्च प्रपोजल्स एंड यू कैन अप्लाई देम। और प्राची, मैं ये भी पूछना चाहती हूँ आपसे कि स्टूडेंट्स ना रिसर्च के टाइम बहुत डरते हैं, मैंने जनरली स्टूडेंट्स को देखा है। रीजन बीइंग वो बोलते हैं मैम हमें कोई लैब का एक्सपोजर नहीं है, कोई इंटर्नशिप का एक्सपोजर नहीं है, तो वो इंटरव्यू से भी उनको बहुत डर लगता है, PhD के इंटरव्यू से। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपको लैब एक्सपोजर था, इंटर्नशिप्स थी, आपको आइडिया था चीजों का। नो मैम, नॉट एट ऑल। मैंने कभी पाइपेट तक नहीं देखी जिंदगी में, अच्छा। आई वुड बी ऑनेस्ट। हाँ। हाँ, और ऑनेस्टली जो अच्छे प्रोफेसर्स होते हैं उनको पता है कि कभी कभी मास्टर्स वाले स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है, स्पेशली जो कोविड के पास है वो तो उनको एक्सपेक्ट होता है कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम रहेगा। बट हर कोई ऐसा नहीं देखता कि आपके पास एक्सपीरियंस क्या है। मैंने 3 ही जगह पे इंटरव्यू दिया था और किसी ने ऐसे नहीं पूछा कि आपने पाइपेट पकड़ी है या नहीं पकड़ी। ऑल दे आस्क इज फॉर रिसर्च एप्टीट्यूड, जो मतलब आपका एप्टीट्यूड जो
आप जिस तरह से आंसर करते हो, जिस तरह से आप सोच पाते हो, जो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है वो आप सोच पाते हो, कौन सी टेक्निक्स कहाँ पे यूज़ होती है, बस आप इतना समझ पाते हो, दैट इज़ मोर देन इनफ। अगर आप इतना ही समझ पाते हो, इवन इफ यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ एक्सपीरियंस इन रिसर्च, इवन देन यू कैन एस देम। सो फिर तो आप और भी अच्छे से स्टूडेंट्स को गाइड कर सकते हो, क्योंकि आपके पास भी इतना यस। एक्सपीरियंस नहीं था। तो ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। आपने मुझे कहा कि कहीं कहीं पे एसओपी लिखनी पड़ी थी, तो आपको लिखनी पड़ी थी कहीं एसओपी? मतलब बहुत ही शॉर्ट जैसा था, जैसे 250 वर्ड्स या 300 वर्ड्स ऐसा था, बट शॉर्ट वन। बट हाँ, लिखनी पड़ती है कभी कभी, जैसे कि एनसीसीएस में भी लिखनी पड़ी थी। सो उसमें वही होता है कि आपका जो जनरल स्ट्रक्चर होता है कि फर्स्ट आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है, जनरली 4 पैराग्राफ्स में होता है, फिर सेकंड जो 2 पैराग्राफ होते हैं उसमें आप रिसर्च इंटरेस्ट दिखाओ कि किसमें आपका एक्चुअल में इंटरेस्ट है, कौन से सुपरवाइजर से आपको मतलब आपका जो रिसर्च इंटरेस्ट है वो अलाइन हो रहा है, एंड देन आफ्टर कंक्लूड करो, लेकिन कीप इट कंसाइज एंड इट शुड बी मीनिंगफुल, एवरी वर्ड शुड हैव मीनिंग। आप अननेसेसरी चीज़ों को हटा दीजिए तो बेहतर रहेगा आप ही के लिए। सो आपने जब रिसर्च इंटरेस्ट लिखा तो आपने क्या सोच के लिखा? आप थोड़ा सा गाइड कर सको कि मतलब जैसे आपका ये इंटरेस्ट था, तो आपने ये चीजें सोच के पैराग्राफ बनाए, क्योंकि स्टूडेंट्स को मैं सच बता रही हूँ, उन्हें नहीं समझ में आता है, बिल्कुल भी नहीं समझ में आता। तो मैं आपको चाहती हूँ कि आप उन्हें अच्छे से प्रॉपर बता दें कि कैसे कैसे क्या क्या आपने सर्च किया था। ओके, तो उसमें अलग अलग इंस्टीट्यूट को आपको अलग अलग बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें रिसर्च अलग अलग टाइप्स की होती होंगी, उसमें प्रोफेसर्स के रिसर्च इंटरेस्ट भी अलग होंगे। तो पहला जो है यही है कि आपको बेसिक चीज़ें शुरू नहीं करनी कि मेरा नाम ये है वो है, क्योंकि वो ऑलरेडी आपकी जो एप्लीकेशन है उसमें सारा कुछ मैंशनड है। सो वैसे ही जो वर्ड्स है वो 250 है। सो आप डायरेक्ट पॉइंट पे आ सकते हैं कि मैंने ये किया है, मैंने मास्टर्स इसमें से किया। आप शॉर्ट में आप इतना बताकर आप यू कैन जस्ट स्टार्ट कि मैंने मास्टर्स इसमें किया है, मुझे ऐसा ऐसा एक्सपीरियंस है। इवन इफ यू डोंट हैव एक्चुअल एक्सपीरियंस, बट मेरे पास जो है रिसर्च प्रपोजल लिखने का एक्सपीरियंस था, या थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग थी डेप्थ में कि कैसे होता है चीज़ें, तो मेरे पास प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं थी फिर भी। सो ये सब आप स्टार्टिंग ऐसे कीजिए। देन आफ्टर सेकंड पैराग्राफ में आप लिख सकते हैं कि मुझे फॉर एग्जांपल मेरा इंटरेस्ट न्यूरोफिजियोलॉजी में था, तो मैंने न्यूरोफिजियोलॉजी लिखा। देन आफ्टर लिखा कि मेरा इन्फेक्शन से ऐसे कैसे होता है, थोड़ा सा डेप्थ में आप जा सकते हैं कि फॉर एग्जांपल जो इन्फेक्शन है उसमें न्यूरल स्टेम सेल के पोटेंशियल जो है वो डिफ्रेंशिएट होने में स्क्यू करता है, तो वो कैसे करता है मुझे जानना है। मेरा इट्स रियली इंटरेस्टिंग टॉपिक। देन आफ्टर आप ये भी मेंशन कर सकते हैं, अगर कोई प्रोफेसर है जो वहाँ पे ऐसे ही चीज़ों पे काम करता है, आप कभी कभी उनका भी नाम मेंशन कर सकते हैं कि उनका जो रिसर्च इंटरेस्ट है वो मेरे इंटरेस्ट से बहुत अलाइन करता है। बस बेसिकली यही होता है, ज़्यादा डेप्थ में तो नहीं जाना होता है, लेकिन आप थोड़ा बहुत आप रिसर्च करिए कि कैसे क्या होता है, वो क्या कर रहा है और आपको एक्चुअल में क्या इंटरेस्ट है। अगर आप इतना देख लेंगे तो आप आराम से फिर जा सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती फिर। सो प्राची, अब आपने अप्लाई कर दिया, आपने सबमिट कर दिया अपना एप्लीकेशन फॉर्म, फिर आपको कितने दिनों में आ गया था कि यू आर सिलेक्टेड फॉर द इंटरव्यू? हाँ मैम, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में अलग अलग टाइमलाइंस रही थी, एग्जैक्टली तो मुझे सब में याद नहीं है, बट ड्यू में कुछ दिन में आई थी, आई थिंक विद इन 1 वीक और सो। आईआईटी हैदराबाद में भी इतना ही कुछ था, 1 वीक के अंदर अंदर आ गई थी, और एनसीसीएस में भी इतना ही कुछ रहा होगा, कुछ 3-4 दिन में आ गया था कि आपका इंटरव्यू है इस दिन पर होगा, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, जो भी है आपके पास ऑप्शंस है। इनफैक्ट और भी जगह पे मतलब मुझे इंटरव्यू के कॉल्स आए, बट आई हैव नॉट अपीयर्ड बिकॉज ऑफलाइन थे एंड आई हैव ऑलरेडी गॉट सिलेक्टेड। सो बट हाँ, जनरली 1 वीक के अंदर आ जाते हैं, 1 वीक टू 10 डेज। ठीक है, तो अब हम इंटरव्यू पे चलते हैं, क्योंकि वही सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को फियर होता है। तो हम सबसे पहले चलते हैं आईआईटी हैदराबाद पे। तो आईआईटी हैदराबाद का आपका इंटरव्यू किस तरीके का था? कितने पैनलिस्ट बैठे थे? आप अपना पूरा एक्सपीरियंस बताइए प्राची। ओके, सो मैम आईआईटी हैदराबाद में टोटल आई थिंक 200 कैंडिडेट्स थे जो भी इंटरव्यू के लिए बुलाए गए थे, वो एक्चुअली ऑनलाइन था। और पहले ही हमें लिस्ट ऑफ जो मतलब जो टॉपिक्स होते हैं उसकी लिस्ट और उनके पीआई के नेम ऑलरेडी हमको मेल कर दिए गए थे कि आपको कोई 3 आपकी प्रेफरेंस वाइज आप चूज कर लीजिए। सो मैंने रीजनरेटिव मेडिसिन एंड स्टेम सेल रिसर्च चूज किया था उसमें।
सो जो मेरा मेन जो इंटरव्यूअर थे वो वही जो लैब के पीआई थे वही थे, बाकी भी कुछ लोग बैठे थे, बट जो क्वेश्चंस पूछे थे उन्होंने ही पूछे थे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस पूछे थे, इतने डेप्थ में नहीं थे अपेरेंटली। बट हाँ, आपको वही है कि आपको अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सबके क्लियर है, स्पेशली मेथड्स वाइज या जनरल कंसेप्ट, अगर आपने CSI या गेट क्लियर किया तो आपको हो गए क्लियर, नॉट अ प्रॉब्लम। बट वही है, टेक्निक्स के अगर आप थोड़ा सा इन डेप्थ आप समझ पाओगे कि कौन सी टेक्निक्स कब यूज करनी है, उसके प्रिंसिपल्स, दैट इज मोर देन इनफ। तो मेरा वही था कि उन्होंने जनरली क्वेश्चंस मास्टर्स से पूछे थे, फिर कुछ स्टेम सेल से पूछे थे कि स्टेम सेल किसने इन्वेंट किया, ये वो सारा कुछ। आईपीएससी, बेसिकली आईपीएससी की बात करी थी उन्होंने कि आईपीएससी किसने इन्वेंट किया, उन्होंने क्या यूज किया था, एज अ वेक्टर्स क्या यूज किया था, और वही क्यों यूज किया था। सपोजली वायरल वेक्टर्स यूज किए थे यामानाका ने, तो वायरल वेक्टर्स ही क्यों यूज किए थे, प्लाज्मिड क्यों नहीं। तो वही है कि आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि वायरल और प्लाज्मिड का क्या डिफरेंस है और कौन सा कब यूज होता है। फिर उन्होंने लास्ट में एक एक क्वेश्चन पूछा था जो कि मेथड साइड से था, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री का था, कि कितनी एंटीबॉडीज यूज करता है। तो जनरली ऐसी चीजों में हम 2 एंटीबॉडीज यूज करते हैं, हालांकि हम एक भी यूज कर सकते हैं, लेकिन 2 जनरली इसलिए यूज करते हैं ताकि दूसरी जो एंटीबॉडी होती है, जो फ्लोरेसेंट टैग्ड होती है, वो पहली एंटीबॉडी को चेक करेगी। सो वही सिंपल सी चीजें उन्होंने पूछी थी कि उन्होंने तो ऐसा क्यों करते हैं, क्यों एक ही एंटीबॉडी यूज नहीं कर सकते। तो वही है कि उसमें कॉस्ट हमें ज्यादा पड़ेगा अगर एक एंटीबॉडी यूज करेंगे, क्योंकि उसका हमें इन्वेंट नहीं, मतलब उसको फ्लोरेसेंटली टैग करनी पड़ेगी। और वही तो उन्होंने ही सारा बेसिक पूछा था कि उसमें क्यों ऐसा नहीं करते, या क्यों एक ही एंटीबॉडी यूज नहीं करते। हम एक भी यूज करते हैं, बट वो जनरली तब यूज करते हैं जब बहुत ही कॉमन प्रोटीन के अगेंस्ट हम एंटीबॉडी यूज करें। तो वही बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस पूछे थे, फिर उन्होंने इतना डेप्थ में नहीं था वो। तो अपेरेंटली ही सेम्ड वेरी इम्प्रेस विद इंटरव्यू। 3 दिन का इंटरव्यू था। तो लास्ट डे जब इंटरव्यू खत्म हो गया, उन्होंने सामने से ही कॉल कर दिया था कि एक्चुअली आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा लगा था, तो आई एम विलिंग टू टेक यू। तो फिर ऑफिशियली तो नहीं हुआ था, ऑफिशियल तो अभी कुछ ही टाइम पहले आया, लेकिन अगर आपका सही रहता है सब कुछ तो आराम से हो जाता है फिर। ओके, सो उन्होंने बेसिकली आपसे इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स के बारे में पूछा, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और हाँ उन्होंने आपसे हाँ, ये पूछा कि प्राइमरी एंटीबॉडी तो हम यूज करते हैं, उसके साथ साथ सेकेंडरी एंटीबॉडी क्यों यूज करते हैं, है यस ना, कि यस मैम, अलाइजा यस। जैसे टेक्निक्स हमारी होती है तो उससे रिगार्डिंग, हाँ 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 है ना। तो हाँ मैं जितना हाँ समझ पा रही हूँ, ये हमारा जो सीएसआर का सिलेबस है काफी मिलता जुलता उससे है, बट बहुत मॉडिफाइड और एक्सपेरिमेंटल तरीके में वो चले गए, हाँ हाँ है ना। हम कह हाँ सकते हाँ हैं कि हम डेफ बायो में ये टॉपिक पढ़ते हैं, मेथड्स इन बायोलॉजी में वो पढ़ते हैं, तो ठीक है। तो आपका एक ही इंटरव्यू था प्राची, हाँ, हैदराबाद? एक ही इंटरव्यू था उसमें, कुछ कुछ हाँ, और कुछ कुछ आपके मास्टर्स, उन्होंने इनफैक्ट सामने से पूछा कि आप अपने मास्टर्स न्यूरो साइंस में था, अब बताओ कि कौन से टॉपिक पे आप कंफर्टेबल, मैं वहां से क्वेश्चंस अच्छा पूछूंगा। तो अच्छा। मैंने कहा कि न्यूरोफिजियोलॉजी। तो उन्होंने लाइक स्पेसिफिकली वहीं से क्वेश्चंस पूछे, मतलब ही वाज वेरी लाइक काम एंड काइंड ऑफ थिंग। सो उन्होंने बहुत ही बेसिकली वहीं से क्वेश्चंस पूछे, उन्होंने ज्यादा कुछ डेप्थ में ऐसा कुछ नहीं गए। आपको बस बेसिकली आपका मास्टर्स जिसमें भी था उसका बेसिक आपको पता होना चाहिए, वो आप रिवाइज करके जाइए तो फिर ये बेहतर रहता है। ओके, सो आपसे बेसिकली मास्टर्स और सीएसआई नेट लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए थे, मैं ये कह सकती हूँ। उसको यस मैम, यस आपसे मैम। जैसे जो रिसर्च है या फिर जो आपको टॉपिक में इंटरेस्ट है उससे बेसिकली एज सच इतने क्वेश्चंस नहीं पूछे। हाँ, इतना नहीं पूछा था, मतलब मैंने उन्होंने ऑलरेडी कह दिया था कि मेरा इंटरेस्ट तो स्टेम सेल में है, क्योंकि उनका जो रिसर्च है वो भी रीजनरेटिव मेडिसिन में और अच्छा स्टेम सेल रिसर्च में ही है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वो तो फिर मतलब ऑब्वियस है कि उसी में से, मतलब उसी के रिलेटेड थोड़ा बहुत तो आना है। गॉट इट हाँ। गॉट इट। ठीक है, और उसके बाद आपने इंटरव्यू हो गया, फिर आपको कॉल आ गया, उसके बाद का कोई स्पेशल प्रोसीजर था या फिर नॉर्मली था, एडमिशन ले नहीं लिया? मतलब, हाँ हाँ मतलब अभी उन्होंने जो फॉर्म्स फिल दिए हैं वो हाँ सारा हाँ। कुछ फिल करके हमें जब भी रजिस्टर करना होता है वहीं पे जाके सारा कुछ फॉर्म उनको दे देने होते हैं, अच्छा और वही सारा कुछ आपको एक्सेप्ट करना अच्छा होता है अच्छा सब। अच्छा। ठीक है। हाँ, तो आईआईटी हैदराबाद से हम डीयू पे चले, दिल्ली यूनिवर्सिटी पे चले। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का श्योर। आप बताइए प्राची, कैसे क्या प्रोसीजर था, किस तरीके से था? सो दिल्ली यूनिवर्सिटी में उन्होंने ऑप्शंस दिए थे ऑनलाइन या ऑफलाइन इंटरव्यू के। हाँ, सो आई चोज एक्चुअली ऑफलाइन। आई जस्ट वांटेड टू विजिट दिल्ली, दैट वाज द केस। सो मैं वहाँ पे गई। सो मैं वहाँ पे गई, बट इट वाज वेरी काम एनवायरनमेंट एज वेल। वहाँ पे आई थिंक 6-7 जो मेंबर्स थे, बायोफिजिक्स डिपार्टमेंट में था। सो जो भी सारे के सारे पीआई थे बायोफिजिक्स डिपार्टमेंट में, वो सब वहाँ पे बैठे हुए थे, एंड दे आस्क्ड क्वेश्चंस इंडिविजुअली। जनरली 2-3 ही ऐसे जो पीआई थे वो थे जो मुझे क्वेश्चंस पूछ रहे थे।
बेसिकली उन्होंने पूछा पहले कि आपको कौन से पीआई में इंटरेस्ट है, तो मतलब मैंने एक्चुअली में ज़्यादा नहीं देखा था, मतलब मैंने थोड़ा बहुत देखा था बट मैं आई वाज नॉट श्योर, सो मैंने कहा कि एक्चुअली मैम ऐसा तो कुछ नहीं है, बट अगर न्यूरोफिजियोलॉजी हो देन आई वुड बी मोर इंटरेस्टेड। उन्होंने कहा कि एक मैम थे वो आयनिक चैनल्स पर काम करते थे और एक सर थे न्यूरो डिजनरेशन पर काम करते थे, सो आई वाज वेरी इंटरेस्टेड इन बोथ ऑफ देम विच वाज फाइन फॉर मी। देन आफ्टर उन्होंने वही बेसिक सीएसआईआर के लेवल के ही जनरली क्वेश्चंस पूछे थे, कुछ कुछ मेरे मास्टर से पूछे थे कि अल्जाइमर्स के बारे में पूछा था क्योंकि उसमें मेरा इंटरेस्ट था, अल्जाइमर्स पार्किंसंस ऐसे न्यूरो साइंस बेसिकली रिलेटेड था। एंड देन आफ्टर उन्होंने आरडीटी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ कुछ चीज़ें पूछी, और वही बेसिक क्वेश्चंस सीएसआईआर के लेवल के, ज़्यादा कुछ डेप्थ में नहीं, बस हाँ थोड़ा बहुत कुछ जो आपको नॉलेज होना चाहिए, वही ज़्यादा कुछ डेप्थ में नहीं था, पर वही वन सिंगल इंटरव्यू था एंड इट लास्टेड अराउंड 15 to 20 मिनट्स। अच्छा, ओके। सो प्राची, अगर आपको कुछ 3-4 क्वेश्चंस अगर डीयू के याद हो, 3-4 क्वेश्चन, ताकि स्टूडेंट्स को एक आइडिया आ जाता है सीएसआई नेट ऑफ लेवल कोर्स, पे ऑफ क्या कोर्स। क्या क्वेश्चंस पूछे। ड्यू में क्या क्वेश्चंस थे? ड्यू में तो मैम ज़्यादा मुझे याद नहीं कि एग्जैक्टली क्वेश्चंस क्या थे, बट बहुत ही जनरल लेवल के थे। अच्छा, अच्छा। कुछ कुछ इम्यूनोलॉजी से थे, क्योंकि एक मैम जो है वो एंटीबॉडी से काम करती थी, एंटीबॉडी के रिलेटेड, सो उन्होंने कुछ कुछ क्वेश्चंस वहाँ से पूछे थे। ऑनेस्टली एग्जैक्ट क्वेश्चंस मुझे इतने याद नहीं है, मुझे बस एक लास्ट क्वेश्चन याद है जो उन्होंने कहा था, विच वाज वेरी वेरी सिंपल, जो रिकमेंडेड डीएनए टेक्नोलॉजी से होता है कि आप कुछ जीन को कहीं और डालना चाहते हैं, किसी किसी और सेल में डालना चाहते हैं, तो कैसे डालेंगे, विच इज़ वेरी सिंपल। आई एम श्योर सबको पता ही होगा जिसने भी पढ़ाई की है कि जो हमारा रिकमेंडेड डीएनए टेक्नोलॉजी है, वेक्टर्स है, उन सब की हेल्प से हम डाल सकते हैं इजीली। अब कोई भी हाँ उन्होंने, सॉरी मुझे कुछ क्वेश्चन याद आए, उन्होंने प्रोटीन से पूछे थे कि प्रोटीन फोल्डिंग है तो आपको आपको कैसे, मतलब अगर मिसफोल्ड हो रहा है कोई प्रोटीन तो आप कैसे, कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम्स हो सकती है, आप कैसे कर सकते हो, कौन से शेपरॉन्स होते हैं, मतलब शेपरॉन्स के स्पेसिफिकली नाम नहीं पूछे, बट ऐसे ही कि कौन से प्रोटीन से जो हेल्प करते हैं बेसिकली प्रोटीन फोल्डिंग में, तो शेपरॉन्स जो होते हैं हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये वो, तो उन्होंने थोड़ा सा कंफ्यूज करने का ट्राई किया, अच्छा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में शेपरॉन्स होते हैं, तो ऑफ कोर्स वो होते हैं जो कि एचएसपी हमारे होता है, जो कि प्रोटीन फोल्डिंग में हेल्प करता है। तो उन्होंने पूछा कि अच्छा अगर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होते हैं तो फिर बैक्टीरिया में कैसे होते होंगे, तो उसमें भी जनरली साइटोसोल में भी तो होते हैं वही प्रोटीन्स। सो वही सारे बेसिक क्वेश्चंस थे, ज़्यादा कुछ अगर आपको प्रोटीन सॉर्टिंग जो है अगर आपको आता है तो यू वुड हैव इजीली बी एबल टू आंसर द क्वेश्चंस। ओके, सो बट बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस थे, यही थे। ओके, सो आई गॉट द पॉइंट। और मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स को भी अंदाजा लग गया होगा, जिन्होंने सीएसआई की प्रिपरेशन करी है उनको अंदाजा लग गया अच्छे से कि किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। अब हम लास्ट इंस्टीट्यूट हाँ, पे चलते हैं, एनसीसीएस पे। तो एनसीसीएस का आप बताइए कैसा रहा आपका, किस तरीके से था सब कुछ। सो एनसीसीएस के इंटरव्यूज बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल और ट्रबल शूटिंग टाइप्स बेस्ड थे। उसमें 2 इंटरव्यूज रहते हैं, फर्स्ट और सेकंड राउंड, दोनों अराउंड 20 मिनट्स लास्ट करते हैं। कंपैरेटिवली उसका लेवल थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता है। उसमें आपको वही सारा एक्सपेरिमेंट्स पूछते हैं कि अगर आपको ऐसा करना है, पहले तो उन्होंने बहुत ही पहला राउंड तो कंपैरेटिवली सिंपल था और उन्होंने सिंपली स्टार्ट किया कि आप 2 अलग-अलग प्रोटीन्स इंटरैक्ट करते हैं, कैसे चेक करेंगे? तो बहुत सारी टेक्निक्स है, तो मैंने उन सबका नाम बताया कि अगर आपको इनसेल करना है तो आप फ्रैट यूज़ कर सकते हैं, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री होती है, बहुत सारी जो अलग-अलग टेक्निक्स हैं उनके मैंने नाम बताए। फिर वही है कि उन्होंने एमआरएनए के बारे में पूछा कि जो प्रोटीन्स इंटरैक्ट करते हैं एमआरएनए से, आप कैसे इनका मतलब उसको पता कर सकते हो। तो वही सारी जो चिप से रिलेटेड टेक्निक्स है, वही सारी चीज़ें जनरली पूछी, लेकिन वो बहुत ही एक्सपेरिमेंटल या ट्रबल शूटिंग टाइप्स थी कि अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो आप कैसे करोगे, आपको क्या प्रॉब्लम, उसमें क्या प्रॉब्लम होगी। जैसे कि उन्होंने एक सवाल पूछा था कि सॉरी मैम एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है कि सवाल क्या था, बट प्रोटीन टारगेटिंग प्रोटीन टारगेटिंग से रिलेटेड था कुछ, कि जो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, हाँ हाँ हाँ, उसमें क्या था, उन्होंने पूछा कि जो आपने 2 प्रोटीन्स लिए हैं, निकाले, आइसोलेट किए हैं, और आपने जो सैंपल है किस मतलब जनरली आप सैंपल में डाल दिए हैं जस्ट सॉल्यूशंस में, बफर में, तो वो इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप जब यूकैरियोट सेल में देख रहे हो तो वो इंटरेक्ट कर रहा है, तो उसके क्या रीजंस हो सकता है। अच्छा,
सो उसमें मुझे थोड़ा-थोड़ा टाइम लगा कि कैसे होता होगा, मैंने डायरेक्शन सोची, देन आफ्टर देखा कि हाँ, अगर ऐसा है तो हो सकता है कि वो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ढंग से ना होते हो, जैसे कि क्लीव करते हैं कुछ-कुछ एंजाइम्स प्रोटीन्स को, उसके बाद ही वो इंटरैक्ट कर सकते हैं। सो मैंने वो आंसर दिया तो उन्होंने राइट लगा। देन आफ्टर एक और जिसका सही आंसर होता है वो एडेप्टिव प्रोटीन्स। अगर एडेप्टिव प्रोटीन्स अगर अपने उस बफर में नहीं डाले हैं तो वो हो सकता है कि इंटरेक्ट ना करे वो दो प्रोटीन्स। तो वही सारी चीज़ें उन्होंने बहुत, वो भी मतलब था बेसिक क्वेश्चंस लेकिन बहुत ही एक्सपेरिमेंटल टाइप्स बेस्ड था। तो वो आप प्रैक्टिस कीजिए पहले ही, अच्छे से आप प्रैक्टिस करेंगे आपको आदत हो जाएगी, आपका ब्रेन जो है वो आपके स्टॉर्मिंग धीरे धीरे आपका आराम से बढ़ जाता है। तो आप थोड़े दिन पहले से ही अगर आप प्रैक्टिस करते हो, मैंने बहुत प्रैक्टिस की थी इस चीज़ में, सो आई वॉज एबल टू एटलीस्ट डील विद दोज क्वेश्चन। मैं इतनी नर्वस नहीं हुई थी थैंकफुली। सो यही सारा कुछ क्वेश्चन पूछा और बस 15-20 मिनट्स में खत्म हो गया पहला इंटरव्यू। शाम तक तो ये मेरा आ गया था कि आई हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द नेक्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू, और नेक्स्ट 2 डेज में ही दूसरा इंटरव्यू भी था मेरा। दूसरा इंटरव्यू थोड़ा सा ज़्यादा इंटेंस रहता है कंपैरेटिवली। उसमें थोड़ा बहुत आपका इंटरेस्ट भी पूछता है कि आपको किस में इंटरेस्ट है, उसके हिसाब से आप क्वेश्चंस पूछता है। तो उसमें मैंने कहा कि मुझे थोड़ा न्यूरो साइंस और इन्फेक्शन से रिलेटेड ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो उन्होंने वही सारा कुछ पूछा, बेसिक चीज़ें कि फॉर एग्जांपल आप कौन से मॉडल यूज़ करोगे, तो वो डिपेंड करता है कि कौन से स्टेज पर स्टडी है। अगर बहुत ज़्यादा प्रिलिमिनरी प्राइमरी स्टडी है तो आपको 2D सेल्स में पहले करना पड़ेगा, उसके बाद आप ऑर्गेनॉइड्स पे जाओगे, उसके बाद माइस पे जाओगे। तो वही सारे उन्होंने क्वेश्चन पूछे कि क्या समझता है इंसान, रिसर्च क्या, मतलब कैसे उनको पता है कि क्या करना है, कब क्या कौन सा यूज़ करना है। तो उसी के डेप्थ में वो गए कि फिर बताए ऑर्गेनॉइड्स, क्योंकि मैंने वर्ड यूज़ किया था तो उन्होंने थोड़ा सा उसमें डेप्थ में गए कि ऑर्गेनॉइड्स कैसे होते हैं, उसमें क्या डिफरेंस, मतलब जैसे कि ऑर्गेनॉइड्स यूज़ करने में और इन वीवो माइस में एक्सपेरिमेंट्स करने में क्या डिफरेंस रहता है और क्यों माइस में करना पड़ता है अगर ऑर्गेनॉइड्स है तो। अगर आप कुछ भी ऐसा बोल रहे हो तो आप पढ़ के जाइए, बेहतर रहता है। बट कभी कभी क्या होता है कि हमें पता है इसका आंसर। फॉर एग्जाम्पल मेरे केस में मुझे ये पता था कि पहले 2D यूज करना चाहिए, फिर 3D ऑर्गेनॉइड्स एंड देन आफ्टर माई सेल्स। बट मैंने ऑर्गेनॉइड्स के बारे में ज़्यादा मुझे नहीं पता था, मुझे बस पता है कि ऐसे होता है। तो उन्होंने पूछा बट मैं कुछ कुछ चीज़ों का आंसर नहीं कर पाई थी, बट इट इज़ एक्सेप्टेबल क्योंकि आप उनको पता है कि आपने मास्टर्स लेवल किया है, आपने CSR लेवल किया है, आपको पता है, वो भी बहुत बड़ी बात हो जाती है तब कि आप एटलीस्ट कुछ आपको पता तो है एटलीस्ट कि कब क्या यूज़ करता है। ठीक है, आपको पता नहीं है कि वो एक्जैक्टली क्या होता है क्योंकि आपने अभी तक पढ़ा नहीं है शायद, बट दैट इज स्टिल एक्सेप्टेबल अगर आपको बेसिक चीज़ें आप सही से कर पाते हो तो उन्होंने ही फिर मुझे इनफैक्ट उन्होंने खुद से आंसर कहा कि जो ऑर्गेनॉइड्स होते हैं उसमें वास्कुलर जो होता है, मतलब ब्लड सेल्स, वो सारा कुछ अभी नहीं होता, बहुत सारे अदर टिश्यूज नहीं होते। सो उसकी वजह से जो माइक्रो एनवायरनमेंट है फिजियोलॉजिकल वो डिफरेंट हो जाता है, इसकी वजह से हमें माइस में फिर भी एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं। फिर उन्होंने पूछा कि न्यूरो साइंस में मतलब जो ब्रेन होते हैं उसमें लिम्फेटिक सिस्टम होती है कि नहीं, जिसका आंसर मुझे नहीं पता था। सो मैंने कहा कि सॉरी आई डोंट नो अबाउट दैट, बट बस वही कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे थे। बट हाँ, उसका लेवल थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। तो आप जो भी अगर आपको बस इतना बेसिक पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कब यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर हम एक सेल पे काम कर रहे हैं तो अगर आपको थोड़ा सा फिजियोलॉजिकल एनवायरनमेंट सिमिलर करना है, मिमिक करना है बेसिकली नेचुरल एनवायरनमेंट से, तो आप को कल्चर कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ मैंने रिसर्च प्रपोजल बनाते टाइम पढ़ा था बहुत कुछ। ये चीज़ें मुझे वहां से समझ में आई कि को कल्चर क्या होता है, और पहले 2D मतलब 2D की सेल कल्चर में एक्सपेरिमेंट्स करना पड़ता है, फिर ऑर्गेनॉइड्स में, फिर माइस में मतलब जा सकते हैं। ये सारा कुछ मैंने रिसर्च प्रपोजल बनाते टाइम मुझे समझ में आया था, सारा कुछ मैंने पढ़ा था। दैट्स व्हाट हेल्प्ड मी आउट विद दिस इंटरव्यूज। मुझे एटलीस्ट बेसिक समझ में आता था कि कब क्या यूज़ करना चाहिए, किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए उसमें। जैसे कि हमें अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं जैसे कि QPCR हो गया, सो उसमें कंट्रोल से को कंपेयर करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें मैंने बहुत बेसिक से समझी थी और यही सारे क्वेश्चंस आए थे बेसिकली। तो उन्होंने स्टार्टिंग में इनफैक्ट यही क्वेश्चन पूछा था कि अगर आपको फॉर एग्जांपल कुछ वायरल इन्फेक्शन करवाना है तो आपके क्या स्टेप्स रहेंगे। तो मैंने मतलब कि अगर मतलब ऐसे आपको एक्सपेरिमेंट्स करना है तो मैंने कहा कि पहले तो यही चेक करना पड़ेगा कि वायरल जो इन्फेक्शन है वो ढंग से हुआ है कि नहीं। तो उन्होंने ये पूछा कि आप कैसे पता करोगे। तो फिर मैंने वही कहा कि मैं उसका mRNA एक्सट्रैक्ट करके QPCR करके कंट्रोल्स को कंपेयर करके देख लूंगी कि उसमें कितना mRNA ज्यादा है, कौन सा mRNA जो वायरल का है वो कितना ज्यादा है, क्या है।
सो यही बेसिकली धीरे 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 करके उनका, जब उनको पता चलता है कि आपका लेवल क्या है, वो फिर वो धीरे 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 करके आगे बढ़ता है जब तक आप आंसर ना कर पाने की स्टेज पर ना आ जाओ। सो आपको इन तीनों में से, इन तीनों इंस्टीट्यूट में से प्राची, कौन सा इंस्टीट्यूट का सबसे टफेस्ट लगा था इंटरव्यू, और कौन से का इजीएस्ट लगा था? इंटरव्यू सबसे टफेस्ट मुझे एनसीसीएस का लगा, क्योंकि उसमें एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस थे और वो आपके लेवल के हिसाब से मैच करने के लिए आपको धीरे धीरे ज्यादा लेवल पर लेकर जाते हैं जब तक कि आप आंसर ना कर पाओ। सो सबसे टफ तो अपेरेंटली वही था। ड्यू का कंपेरेटिवली बहुत इजी था, क्योंकि मतलब बहुत ज्यादा बेसिक क्वेश्चंस पूछे थे सीएसआईआर के लेवल के और कुछ कुछ मेरे मास्टर्स के लेवल के, जो कि बहुत ज्यादा बेसिक थे। सो सबसे इजी तो ड्यू का था। और आपने कितने टाइम के लिए ये सब के लिए प्रिपेयर किया था, इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर किया था, कितना टाइम मिला था आपको? मैंने ज्यादा टाइम तो इस तरह से नहीं किया प्रिपेयर, लेकिन जब मेरा सीएसआर का रिजल्ट आया उसके बाद मुझे पता था कि अभी इंटरव्यूज होने वाला है, और मैं कई लोगों के मैंने जो क्वेश्चंस होता है, मतलब यूट्यूब पर भी बहुत सारे लोगों ने इंटरव्यू के क्वेश्चंस डाल के रखे हैं, तो मैंने तब समझा कि वो कैसे क्वेश्चंस होता है। फिर मैंने उस चीज़ों पे मतलब कुछ कुछ टेक्निक्स पे देखा कि कैसे प्रिंसिपल्स होते हैं, कौन से कब कहाँ पे यूज होती है, वो सारा कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा। देन आफ्टर मैं चैट जीपीटी के थ्रू बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करती थी कि रोज़ 15-15 क्वेश्चंस, मतलब मैंने कुछ 15 दिन तक मैंने प्रैक्टिस की उसके साथ कि वो मुझे कुछ क्वेश्चंस देता है और मैं ट्राई करती हूँ कि उसका ट्रबल शूट करूँ। अगर कुछ काम नहीं कर रहा है तो क्यों काम नहीं कर रहा है, कुछ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन सेट करना है तो वो कैसे सेट करना है, क्या यूज़ करेंगे, कौन सी टेक्निक यूज़ करेंगे, क्या करेंगे, वो सारा कुछ मैं बहुत ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्म करती थी और प्रैक्टिस करती थी। एंड ऑनेस्टली आज के ज़माने में जब चैट जीपीटी है तब आपको किसी की ज़रूरत इस तरह से, मतलब अगर कोई ना भी हो मेंटर इस तरह से पर्सनल, तो भी आप कर सकते हैं आराम से। सो प्राची, मुझे पूरी उम्मीद है कि स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प होगा ये सेशन। आपने काफी सारी चीजें उन्हें बताई और उन्हें एक आइडिया लगा, 3 टॉप इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी के बारे में आपने बताया, तो ऑब्वियसली बात है स्टूडेंट को एक आइडिया लग गया होगा। सो प्राची, मतलब मैं आपको ऑल द बेस्ट कहती हूँ। आप आईआईटी हैदराबाद ज्वाइन कर रही हैं, सो ऑल द बेस्ट फॉर आईआईटी हैदराबाद, एंड आई विश कि आप अपने जीवन में बहुत आगे जाएं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, एंड थैंक यू सो मच। विद बंसल बायोलॉजी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। टेक थैंक यू केयर, मैम। बाय।